आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हुए हैं और इन 3 सालों में ऐतिहासिक काम सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के जो रहने वाले हर वर्ग के लिए विकास के काम किए हैं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक सप्ताह का पूरे प्रदेश भर में मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक कार्यक्रम चलाए गए, जिससे सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आम जनता को मिल सके। और बहुत ही सफलतम कार्यक्रम हमारे संगठन के द्वारा चलाया गया। इसी को लेकर के आज हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी 3 साल की उपलब्धियों पर और हमारे संगठन के द्वारा जो कार्य किए गए उस पर आपके सम्मुख विस्तार से संबोधित करेंगे। और इस अवसर पर हमारे मध्य में हमारे सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी जी, हमारे मीडिया संपर्क के प्रमुख राजीव तलवार जी, प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक जी और कमलेश रमन जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी के मध्य में अपनी बात को रखेंगे। मित्रों, क्योंकि सदन लोकसभा राज्यसभा का चलने के कारण मेरा आप सब लोगों के बीच में आना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और इस बीच कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के 3 वर्षों के जो सफलतम कार्य रहा, उनके विषयों को जनता तक पहुंचाने की जो श्रृंखला पार्टी द्वारा निर्धारित की गई थी, प्रत्येक विधानसभाओं के अंदर, जिला केंद्रों के अंदर जिस प्रकार जन सैलाब प्रधान मुख्यमंत्री जी के उपलब्धियों के विषयों को लेकर जनता के बीच में विषय रखे गए। हमारे सभी प्रदेश के विधायक, हमारे सांसदगण, सब ने जनता के बीच में जाकर 3 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा वर्ष भर में किए गए कार्यों को जनता के बीच तक ले जाती है। अभी तक का राजनीतिक नजरिया रहता था कि 5 साल में क्या क्या, उसी पर लोग मतदान के लिए मत मांगने जाते थे। लेकिन जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, राज्यों में हमारी सरकारें आने लगी, हम लोग हर वर्ष में अपने कार्य को, उपलब्धि को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और पिछले वर्ष क्या किया, उससे पहले क्या क्या, उसका आधार बनाते हुए हर वर्ष नए से नए काम की गति प्राप्त होती है और हर वर्ष के लिए नए काम सोचे जाते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी मुख्यमंत्री जी ने आगामी वर्षों में अभी ऐसे अनेकों कार्य जो हमारे घोषणा पत्र में इंगित थे, जनता से जो वादे किए थे, उन सब वादों को पूर्ण करने का भविष्य में किया जाएगा। अभी तक की परिस्थितियों में मैं कह सकूं, जो वादे हमने किए थे, खासतौर पर मैं यूसीसी की चर्चा करूं तो ऐसा पहला दल है जिसने अपने वादे को धरातल पर उतारा है। मैं ये भी कह सकता हूं कि देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रयास किए गए, वो अपने आप में यहाँ की जनता ने उसको अमर जनादेश के ऊपर पर मोहर भी लगाई है। खासतौर पर जब धर्मांतर का विषय हो, बड़ी संख्या में जो भूमि कब्जाई जा रही थी बाजारों के नाम पर, उनको मुक्त कराने का विषय हो, और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से समाज के अंदर एक प्रकार से देवभूमि के स्वरूप को विघटित करने का जो कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा था, उस पर कड़ा कानून हो, ये सब विषय इसलिए रख रहा हूं कि हम लोग उन सब विषयों को, जिन विषयों के आधार पर हम लोग जनता के बीच में गए थे, मैं ये भी कह सकता हूँ भू कानून एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था और भू कानून की दृष्टि से भी एक कठोरतम कानून उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ। नकल अध्यादेश की चर्चा बार बार सब लोग करते हैं। कठोरतम नकल अध्यादेश का ही परिणाम था कि 20,000 से ज्यादा जो छात्र हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं। तो एक प्रकार से जिस बात को हम लोग कहते हैं उसको रियलिटी के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं और हमारी सरकार ने उन कामों को किया है। मैं आज बहुत लंबे विषय की चर्चा न करते हुए हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ राज्य है और मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में
हमारे यहाँ पर्यटक आए। इसी विषय को लेकर हम लोग बहुत एक प्रकार से सब कार्यक्रमों की संख्या और दिशा की ओर बढ़ा रहे हैं। आगामी दिनों के अंदर भी मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई है। पूरी सरकार उत्तराखंड के अंदर यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित हो, बड़ी संख्या में यात्री आए, उस दिशा में प्रयास हो रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का गूंजी आना आदि कैलाश में और जागेश्वर धाम में जाने के बाद वहां की यात्रा बढ़ी है। बड़ी संख्या में जो होम स्टे हैं उन पर यात्रियों ने रुकना प्रारंभ किया है और भविष्य के अंदर वहां और यात्रा विकसित हो, उस चीज की चिंता भी हम लोग कर रहे हैं। गंगोत्री में शीतकालीन यात्रा का संदेश के लिए देश के प्रधानमंत्री जी आए। मुखवा के अंदर पहली बार, आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री माँ गंगा के मायके पहुंचे और मैं कह सकता हूँ भविष्य के अंदर उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होगा और वो भी एक प्रकार का हमारा एक बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूँ कि यात्रा की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी में एक बहुत बड़ा योगदान उस रूप में दिखाई देगा। 55 लाख यात्री ये पिछले वर्ष यात्रा में आए और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कंसेप्ट उत्तराखंड के लिए दिया है, खासतौर पर उत्तराखंड की यात्रा, हर प्रकार की यात्रा, चाहे शादी के क्षेत्र में वेडिंग इन्वेस्टर समिट का विषय हो और वेडिंग डेस्टिनेशन है भाई, पानी ला पानी इसका विषय हो और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने बड़ी इसकी चर्चा हुई, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिस राज्य में जो चीज है जिसका जो आनंद ले सकता है वो भी यात्रा का एक संयोग बनता है। घाम ताप की बड़ी चर्चा इस राज्य के अंदर कुछ उन लोगों ने की है जो लोग इस राज्य के उस स्वरूप को समझते नहीं। शीतकाल में जब पूरे भारतवर्ष के अंदर कोहरा लगा रहता है, भगवान सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, ऐसे समय पर विटामिन डी को प्राप्त करने वाले लोग, यात्री अगर भारतवर्ष के इस राज्य में आते हैं तो मेडिकल टूरिज्म के रूप में भी हम उसको विकसित कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट प्रधानमंत्री जी दिया है। मैं कह सकता हूं भविष्य में हम इसको और रूप में विकसित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड राज्य के लिए अनेकों प्रकार की, मैं तो इस बात को इसलिए कहता हूँ, पहली बार उत्तराखंड राज्य के प्रति प्रधानमंत्री का जो भाव है, 13 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 13 बार उत्तराखंड का दौरा उन्होंने किया है। मुझे लगता है गुजरात भी शायद इतनी बार जा पाए कि नहीं जा पाए, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर इसका आंकड़ा देखेंगे तो साल में 2 बार इसको मैं कह सकता हूँ कि स्थिति बनी है और प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर बार बार आना होता है। इसके साथ साथ अब सोचिए आप यात्रा को कैसे और प्रभावी रूप से बनाए हम खड़ा कर सकते हैं। तो केदारनाथ रोपवे, हेमकुंड रोपवे के लिए लगभग 6000 करोड़ से अधिक की धनराशि दी है। आप देखिए कितनी बड़ी यात्रा की सुगमता उससे प्राप्त होगी, हम सब लोग समझ सकते हैं। यमुनोत्री में भी राज्य सरकार द्वारा पर्वतमाला के तहत जो रोपवे बन रही है, उससे भी यात्रा की संख्या आगामी दिनों के अंदर हमारी बढ़ेगी। इतना ही नहीं तो राज्य की जिला स्तरीय सड़कों के सुधारित सड़क निर्माण के लिए, सड़क के सुधारकरण के लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य को दी है। ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कह सकता हूँ कि एक इस राज्य की दृष्टि से एक प्रभावशाली पक्ष हो सकता है। मित्रों, सरकार जब काम करती है तो आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि काम के आधार पर प्रश्न खड़ा करे तो विपक्ष में उतना नैतिक बल नहीं है। हमारे अच्छे किए गए कार्यों के विरोध करने के अलावा विपक्ष में कोई मुद्दा नहीं है। आज कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे विषय उठाकर लाना जिन विषयों का राज्य के विकास से कोई संबंध नहीं है, ऐसे विषयों पर ही कांग्रेस राजनीति कर रही है। पिछले दिनों का घटनाक्रम है और मैं इस बात को बार बार याद दिलाता हूं, बार बार कहता भी हूं कि आखिरकार देवभूमि का जो देवतुल्य स्वरूप है, उस स्वरूप के अंदर किस प्रकार की बातें की जानी चाहिए, इस पर अंकुश लगाने का उत्तरदायित्व तो भी दल के नाते दल के मुखियों का रहता है। जब
हमारे पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का विषय था, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने तत्काल उनको बुलाकर उनसे वार्ता भी की और उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी, गंगा से पश्चाताप भी किया। तो भी जब समाज के अंदर इस पर स्थिति निर्माण होती है तो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अपना त्याग पत्र भी दिया है, जो एक स्वच्छ राजनीति का प्रतीक है। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि जब कांग्रेस के दो विधायक जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और मैदानी पहाड़ का जिस प्रकार गति देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस के मुखिया के अंदर इतना नैतिक बल नहीं था कि अपने विधायक से बुलाकर उससे वार्ता करें, उसको इस चीज के लिए पश्चाताप करवाएं। ऐसा नैतिक बल नहीं है, केवल किसने क्या बोला इस पर आधार बनाते चलेंगे। मेरी किसी बात को लेकर अनेकों बार चर्चाएं दूसरे रूप में ले गई, मेरा आशय वो नहीं है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र में मैंने उस शब्द का प्रयोग किया हो, लेकिन मैं इस बात को कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री का एक सोशल मीडिया में मेरे को मैसेज आया था कि आप बताइए कि इसका आशय क्या है। तो मैंने कहा कि भाई इसका आशय कि संघर्ष जो लोग करते हैं, रात दिन संघर्ष भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनके लिए मेरा वो शब्द प्रयोग था। मैं चाहता हूं कि संघर्षी लोग 2027 के चुनाव में जनता के बीच में जरा लेने भी जाएं, तो शायद मेरी बात पर फिर प्रश्न समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार के आंदोलन करके समाज का विभक्ति करने का प्रयास करना और एक प्रकार से बिना मुद्दों के व्यक्तिगत राजनीति का केंद्र स्थापित करना, यह कम से कम उत्तर राजनीति के लिए हितकारी नहीं है। और इस प्रकार का आंदोलन आखिरकार जो दल उन आंदोलनों को समर्थन करते हैं, उनसे मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो आंदोलन का समर्थन रूप में कर रहे हैं उसका आधार क्या है। सड़क नहीं बन रही उसका आंदोलन हुआ, हमारे समझ में आता है, हर गांव सड़क जुड़ी है। कहीं बिजली नहीं है उसका आंदोलन होता है, हमारे समझ में आता है, आज हर घर में बिजली है। अब राजनीति का मुद्दा व्यक्तिवादी हो गया है, इसे उत्तराखंड जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, इस बात को मैं कह सकता हूँ। आज 3 वर्ष के सफलतम कार्य के साथ मुख्यमंत्री जी ने अपना स्थान बनाया, जो उनकी अपनी पहचान है। आज अगर पूरे देश के अंदर उनकी आंकड़ों को देखकर एक समाचार न्यूज एजेंसी ने उनको 35वां स्थान दिया है, 32वां स्थान दिया है। तो ये कहने का कि व्यक्ति जब अच्छे काम करता है समाज में उसकी मोहर लगती है। और आज मैं इस बात को कह सकता हूँ, पिछले दिनों जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए, ये अभी शुरुआत है। हमको इससे ज्यादा काम करना है और हम ऐसा कोई क्षेत्र, जिस क्षेत्र में विकास की जो आवश्यकता है उसको हम सब जनता के सहयोग से करते हैं। जनता का जाने से हमको बार बार मिल रहा है। आगामी दिनों में पंचायत का चुनाव आने वाले हैं, मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल बहुत अच्छे तरीके से खिलने वाला है। कांग्रेस, आज मैंने कहा ना, जब विषु खत्म हो जाते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है कि कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड के अंदर, अच्छा लगता मुझे, वो जन समस्याओं के विषय को लेकर जनता के बीच में आंदोलन करती, लेकिन समस्याओं का समाधान हो चुका है, विषय बचे नहीं है। अब उनका युद्ध होगा तो महेंद्र भट्ट से होगा, उनका युद्ध होगा तो हरीश रावत से होगा, आपसे भी युद्ध होगा, इसे नाम लेना, उनका युद्ध होगा तो त्रिवेंद्र जी से होगा, उनका युद्ध होगा तो उसका धामी से होगा। ये व्यक्तिगत युद्ध की राजनीति कम से कम देवभूमि के विकास को अवरोध करने का जो प्रयास कांग्रेस द्वारा चल रहा है, इस प्रकार के प्रयासों पर उनको ब्रेक लगाना चाहिए और प्रदेश के विकास में एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सकारात्मक सहयोग की मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। अब आप कोई बात पूछेंगे तो पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार के विषय उठाए जा रहे हैं वो व्यक्तिवादी विषय है और व्यक्ति उन्हीं को केंद्रित करता है जिससे वो डरता है। इसलिए कांग्रेस के लोग भाजपा के सब नेता डर रहे हैं और अपने यहाँ भी 1-2 नेताओं से डर रहे हैं जिनका बार बार उनके द्वारा विरोध किया जाता है। मैंने कहा कांग्रेस के लोग उनके खिलाफ चीजों को खड़ा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत विषय नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, अरे सुनो सर, उन्होंने खनन का मुद्दा किस बात के लिए उठाया? क्या सत्ता पाने की लालच है या फिर सरकार को? पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, सुन लिया, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरा सवाल भी नहीं सुनता।
अगर उन्होंने क्या उनकी सरकार को बदनाम करने की मंशा है? और दूसरी बात, आप संस्कारी पार्टी कही जाती हैं, आपका एक मंत्री कहता है पहाड़ियों को साला, और आपका एक सांसद कहता है अपने दलित अधिकारी को कुत्ता। तो ये कहीं ना कहीं ये संस्कार दिखाते हैं क्या किसी पार्टी? देखिए, पहली बात, किसी के व्यक्तिगत जो विषय होते हैं उन विषयों पर हम देते नहीं है। इतना मैं कहना चाहता हूं कि हमको कोई व्यक्ति हो उसको संयम के साथ विषयों को रखना चाहिए, और ये अपेक्षा हम अपोजिशन से भी करते हैं। धन्यवाद। आप सभी का